हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवजीत और आज मैं आएगा हूँ और एक वीडियो लेके जहाँ मैं आज आप लोगों को बताऊंगा न्यूटन्स के 3 लॉस ऑफ मोशन। तो मैं आज सब लोगों को स्टेटमेंट्स दूंगा, एग्जांपल्स से समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए कि न्यूटन के 3 लॉस ऑफ मोशंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन के 3 लॉस ऑफ मोशन के साथ, जहाँ हम पढ़ेंगे सबसे पहला लॉ जो कि है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Newton's first law of motion states that an object in motion tends to stay in motion unless an external force acts upon it. Similarly, if the object is at rest, it will remain at rest unless an unbalanced force acts upon it. Moving objects don't change their direction unless a force causes them to move from their path. अगर आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा है तो आपको इस स्टेटमेंट से ही समझ में आ जाएगा कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहना क्या चाहता है। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, मेरा काम है आपको समझाना, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहना क्या चाहता है। तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, आप सोच लीजिए अपने दिमाग के अंदर कि यह ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं करता तब तक वो ऑब्जेक्ट अपने उसी स्टेट में रहेगा। उसी स्टेट का मतलब ये है कि अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूविंग स्टेट में ही रहेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट किस स्टेट में रहता है। तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं एक पिक्चर के थ्रू। तो ये है वो पिक्चर जहाँ पर आपको एक कलरफुल बॉल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये बॉल स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब इसके पास वेलोसिटी नहीं है, इसके पास वेलोसिटी 0 है। तो ये जो बॉल स्टेशनरी तब तक रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न दूं बाहर से। लेकिन अगर मैंने इस बॉल को ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया बाहर से तो वो बॉल मूव करना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है, ये डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझाता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहना क्या चाहता है। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पर एक ब्लॉक है, एक स्क्वायर ब्लॉक है, ठीक है। ये स्क्वायर ब्लॉक भी स्टेशनरी है और इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। अब सपोज ये है, सपोज ये समझ लीजिए ये हूँ मैं, ये है आप। हम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये फोर्स अगर ये फोर्स इक्वल रहा तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। आपको पता है कि अगर ये फोर्सेस अगर इक्वल रहा तो ये जो दोनों फोर्स है अपने आप को कैंसिल करेंगे तो जीरो आएगा। तो जीरो आएगा तो इसका मतलब है कि इस ब्लॉक के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं रहेगा, और वेलोसिटी नहीं रहने का मतलब है कि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा ऑलवेज। देखिए अभी सपोज मैंने आपका साथ दिया और मैं आपकी तरफ आ गया, तो तब इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स ऐड करेगा जो कि पॉजिटिव होगा, ना कि जीरो। अगर ये फोर्स पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब ये ब्लॉक मूव करेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। फिर से मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहना क्या चाहता है। बेसिकली जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता तब तक उस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, चाहे वो मूविंग स्टेट में हो या फिर स्टेशनरी स्टेट में हो, उसका स्टेट वही रहेगा इनडेफिनेट टाइम तक। आइए चलते हैं और जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये स्टेट करता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। दिस लॉ कैन बी समराइज्ड इन द इक्वेशन F equal to ma। यहाँ पर F है फोर्स विच इज एक्टिंग अपॉन ऑन दैट ऑब्जेक्ट, m है आपका मास उस ऑब्जेक्ट का, और a है एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट का। एक्सेलरेशन बेसिकली आपका है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये जो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, तो ये सेकेंड लॉ बेसिकली ये हम लोग को समझाने के लिए कोशिश कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डिपेंड करता है उसके फोर्स के ऊपर, उसके ऊपर जो फोर्स
एक्ट हो रहा है उसके ऊपर, और डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है। कैसे करता है? अगर यहाँ पर लिखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर फोर्स, अगर नेट फोर्स अगर इंक्रीज होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। अगर उस ऑब्जेक्ट का मास अगर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिया है, तो अगर उस ऑब्जेक्ट का अगर मास ज़्यादा होगा तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी कम होगा। अगर ये मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। आइए चलता है इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। यहाँ पर एक है एग्जांपल, यहाँ पर है टकला सा बंदा, यहाँ पर है दोनों मास या फिर ऑब्जेक्ट कह लीजिए अब, ये है दो ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है 400 केजी, इस ऑब्जेक्ट का वेट कम है 40 केजी। अभी दोनों केस में आप ये एज्यूम कर लीजिए कि दोनों केस में फोर्स सेम दे रहे हैं, ये दोनों बंदे इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स एक्ट हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, फिर आप कह लीजिए वेट ज़्यादा है। तो सिंस इस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है, तो वेट ज़्यादा होने के कारण या फिर मास ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि सेम फोर्स इसके ऊपर ऐड कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा। लेकिन इस केस में ये फोर्स सेम है, यहाँ पे इस सीन में जितना भी फोर्स लगा इस बंदे ने, इस सीन में भी फोर्स सेम है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का मास कम है। तो मास कम होने के कारण इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से रिवाइंड कीजिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो चलिए इसको और एक एग्जांपल के सहायता से समझते हैं हम लोग, ताकि आपको और भी इजीली समझ में आए। वो ये जो केस था, ये केस था पुश का। अभी चलते हम लोग पुल केस में जाते हैं कि पुल में क्या होगा। यहाँ पर भी सेम है, दो सीन है, ये फर्स्ट सीन, ये सेकंड सीन। फर्स्ट सीन में क्या हो रहा है, एक बंदा है जो कि 10 केजी ब्लॉक को पुल कर रहा है, और यहाँ पर सेकंड सीन में ये एक और एक बंदा है जहाँ पर ये 20 केजी ब्लॉक को पुल कर रहा है। अब यहाँ पर भी एज्यूम कर लीजिए कि ये दोनों बंदे इस ब्लॉक को ऊपर सेम फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, सेम फोर्स, पुलिंग फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मास अगर इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन कमेगा, अगर मास डिक्रीज अगर कम हुआ तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा के दीजिए, देखिए क्या होता है। मास कम है, अब फोर्स दोनों में सेम है, तो क्योंकि इसका मास कम है तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। और इस केस में मास ज़्यादा है, ये फोर्स सेम है लेकिन मास ज़्यादा है इस केस में, तो इसलिए क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन आपका कम होगा। अब चलिए जानते हैं लास्ट लॉ, जो कि है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये स्टेट करता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये बहुत कॉमन लॉ है जो कि बहुत लोगों को पता होगा, और ये स्टेटमेंट देख के भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये लॉ कहना क्या चाहता है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली क्या है विद एग्जांपल्स। तो बेसिकली ये लॉ ये कहना चाहता है कि हम जो भी एक्शन करते हैं उसका एक ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। आपके पास एक बॉल है, तो आपने बेसिकली एक बॉल को बाउंस किया, एक वॉल है, सपोज आपके सामने एक वॉल है, और आपने उस बॉल को वॉल की तरफ फेंका। तो बेसिकली क्या होगा, जब आप बॉल को जो वॉल की तरफ फेंकोगे तो बॉल आपकी तरफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बॉल जब वॉल के साथ टकराया था तो बॉल ने कुछ फोर्स एक्सर्ट किया वॉल की तरफ, और उसी का रिएक्शन वॉल से आया, वो भी अपने तरफ से एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट किया बॉल की तरफ, ताकि वो बॉल बाउंस कर सके। आई थिंक आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और भी इजीली समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख पा रहे हो, यहाँ पर दो स्केटर्स है, एक है स्केटर ए, यह है स्केटर बी। तो स्केटर ए, सपोज स्केटर बी एक फोर्स एक्सर्ट करे स्केटर ए के ऊपर। तो जब ये फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये स्केटर ए पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि F = ma। अगर ये कोई भी अगर फोर्स एक्सर्ट किया तो इसके ऊपर, ये स्केटर ए पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि F = ma। अगर ये कोई भी अगर फोर्स एक्सर्ट किया तो इसके ऊपर, ये स्केटर ए पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि F = ma।
इसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा, इसी के कारण ये पीछे चलाएगा। लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये भी कहता है कि अगर कोई भी फोर्स एग्जर्ट किया तो उसका एक ऑपोजिट एक इक्वल रिएक्शन में मिलेगा, और वही रिएक्शन इस बी को मिलेगा और इसी के कारण बी भी पीछे चलाएगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर, ये है स्केटर ए, ये था बी। तो इसने इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट किया था, तो स्केटर ए तो पीछे गया ही, स्केटर बी भी पीछे गया, क्योंकि इसके ऊपर भी एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्ट किया था। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये है और एक एग्जांपल। सपोज एक बंदा है और ये एक स्केट बोर्ड है। ये बंदे स्केट बोर्ड के ऊपर खड़ा है और इसके पास एक बंदूक है। तो सपोज इस स्केटर वाले ने बंदूक चलाया, तो जब ये बंदूक चलाएगा तो ये बुलेट एक फोर्स एग्जर्ट करेगा एक आगे की तरफ, और जब ये बुलेट आगे की तरफ जाएगा तो इसी फोर्स का एक ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स भी एक्ट करेगा इस स्केटर के ऊपर। तो इसी फोर्स के कारण ये स्केटर जो है अपने पोजीशन से पीछे चला गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है इन तीनों लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट में। मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।